हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित इस इतिहास ग्रंथ को हम MCQs फॉर्मेट में देखेंगे। और इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के प्रश्नों को देख लिया था। इस वीडियो में हम आधुनिक काल में भारतेंदु युग को देखने वाले हैं। और इससे पूर्व जो हमने किया था वह आधुनिक काल के रूप में एक वीडियो है और उसमें खड़ी बोली और गद्य का विकास दिखाया है। और भारतेंदु युग की जो MCQs की अगर हम बात करें तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इससे पहला वाला जो पार्ट है वो प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और आज हम इसे भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार को इसमें शामिल करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद द्विवेदी युग का और फिर गांधी युग का वीडियो आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वह हिंदी आलोचना का प्रारंभिक रूप किस माध्यम में दिखाई देता है, तो पत्र पत्रिकाओं के साहित्यिक विचारों के रूप में, ठीक है। अगला जो है वो फैक्ट के रूप में है। नाटक की दृश्यता पर भारतेंदु ने क्या लिखा है, तो भारतेंदु ने जो कथन लिखा है उसे हम देख लेते हैं। यदि श्रव्य काव्य द्वारा ऐसी चितवन का वर्णन किसी से सुनिए या ग्रंथ में पढ़िए तो काव्य जनित आनंद होगा। यदि कोई प्रत्यक्ष अनुभव करा दे तो उसे चतुर्गणित आनंद होगा, ठीक है। तो ये जो कथन है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के विषय में लिखा था। पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा था कि भारतेंदु ने नाटक शीर्षक से निबंध लिखे हैं और इस नाटक शीर्षक निबंध में उन्होंने नाटक के सैद्धांतिक जो पक्ष है उसको उजागर किया है। उसी में वो लिखते हैं कि यदि श्रव्य काव्य द्वारा ऐसी चितवन का वर्णन किसी से सुनिए या ग्रंथ में पढ़िए तो काव्य जनित आनंद तो होगा ही। यदि कोई प्रत्यक्ष अनुभव करा दे तो उससे चतुर्गुणित आनंद प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा समकालीनता के दबाव को रचना में आवश्यक ठहराते हुए उन्होंने लिखा कि सहृदयगण के अंतःकरण की वृत्ति और सामाजिक रीति पद्धति, इन दोनों विषयों की समीचीन समालोचना करके नाटकीय दृश्य का प्रणयन करने योग्य है, ठीक है। यह पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और यह जो नाटक निबंध है उससे उद्धृत है, ठीक है। अगला जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं या अपने प्रश्न को देखने वाले हैं वो भारतेंदु युग से ही संबंधित है। पहला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर की प्रारंभिक समीक्षा किस पत्रिका में प्रेमघन जी ने की थी। प्रेमघन जी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है ये। तो इनका जो संयोगिता स्वयंवर जो है वो इसकी जो समीक्षा उन्होंने लिखी थी वह किस पत्रिका में लिखी थी। ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, दूसरा है आनंद कादम्बरी, तीसरा है भारतेंदु पत्रिका और चौथा है सरस्वती पत्रिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आनंद कादम्बरी में प्रेमघन जी ने संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा लिखी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा किस शीर्षक से की। ऑप्शन है ऐतिहासिक समीक्षा, सच्ची समालोचना, नाट्य समालोचना, साहित्य विवेचना। तो बालकृष्ण भट्ट ने भी संयोगिता स्वयंवर पर समीक्षा लिखी और उन्होंने किस पत्रिका में लिखी थी, तो हिंदी प्रदीप में लिखी थी। किस नाम से लिखी है, तो यह सच्ची समालोचना नाम से लिखी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, सच्ची समालोचना। और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की जो पत्रिका है इसमें उन्होंने संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा को लिखा है सच्ची समालोचना के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार नाटक को ऐतिहासिक बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। ऑप्शन है प्रसिद्ध पात्रों का उल्लेख करना, पुरानी घटनाओं की पुनरावृत्ति करना, उस समय के लोगों के हृदय की दशा और भावों की सही समझ रखना, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। तो इसका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उस समय के लोगों के हृदय की दशा और भावों की सही समझ रखना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु और उनके अधिकांश सहयोगियों ने किस भाषा में कविता की है। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा उर्दू, चौथा खड़ी बोली। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा, ठीक है। ब्रजभाषा में उन्होंने कविताएं तो की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की ब्रजभाषा रीतिकालीन कवियों से किस प्रकार भिन्न थी, किस कारण भिन्न थी। इससे पहला है उसमें संस्कृत की अधिकता थी, दूसरा है उसमें वैचारिकता और गद्यात्मकता का दबाव था, तीसरा है उसमें फारसी और शब्दावली का प्रयोग अधिक था, चौथा है उसमें छंद का पालन नहीं होता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उसमें वैचारिकता और गद्यात्मकता का दबाव था, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस किस परंपरा में कविता की है? पहला ऑप्शन है भक्ति और काव्य रीति दोनों में, दूसरा है वीरगाथा और भक्ति काव्य में, तीसरा है भक्ति और रहस्यवाद में, चौथा है रीति काव्य और छायावाद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भक्ति और काव्य रीति दोनों में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की कविताओं में किस प्रकार की प्रवृत्ति भी देखी जाती है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह देख लेते हैं। रहस्यवाद है, अखबारीपन है, छायावाद है, रोमांटिकता है। तो भारतेंदु युग की कविताओं में किस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है? तो अखबारीपन है उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदल विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। ठीक, ये जो पंक्ति है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है और इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है इसके विषय में पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा है विरोधाभास, तीसरा है रूपक, चौथा है उत्प्रेक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखने से पहले हम इस फैक्ट को देख लेते हैं। भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से कविता करते थे। ठीक है, तो भारतेंदु अगर पूछा जाए कि उर्दू में किस नाम से कविता करते थे तो रसा नाम से करते थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर प्रेमघन ने, ठीक है प्रेमघन आएगा यहाँ पे, प्रेमघन ने लिखा, अचरज हो तो तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्द तू पर है पारे। ठीक है, तो ये जो पद है या ये पंक्ति जो है ये प्रेमघन ने लिखा है। किस पे लिखा है? दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर। ठीक है, तो ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में यह पूछा भी जाते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र की कविता में किस प्रकार का क्षोभ मुख्य रूप से दिखाई देता है? पहला है राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक। फैक्ट में देखते हैं, प्रताप नारायण मिश्र ने लावनी और आल्हा में लिखा है। ठीक है, लावनी और आल्हा छंद में क्या लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने? इन दो छंदों में अत्यधिक लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वह है, पंक्तियों सर्वसु लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर को तेज, श्रम बिन बातें का करती हैं, कहूँ टटकन गाजे डरती हैं। तो ये जो पंक्ति है वो प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। इस पंक्तियों में पूछा जा रहा है कि प्रमुख रूप से किस भाव का प्रदर्शन है। पंक्ति एक बार फिर से देखते हैं। सर्वसु लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर को तेज, श्रम बिन बातें का करती हैं, कहूँ टटकन गाजे डरती हैं। तो प्रस्तुत प्रश्न का जो ऑप्शन है वह है श्रृंगार, व्यंग, करुण और हास्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यंग। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा के संदर्भ में मुख्य रूप से विचार प्रकट किया था। कौन सा विचार प्रकट किया था? पहला ऑप्शन है संस्कृत को त्यागना चाहिए, दूसरा अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, तीसरा निज भाषा सभी उन्नति की मूल है, चौथा क्षेत्रीय भाषाओं को समाप्त करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु ने भाषा के संदर्भ में कहा है कि निज भाषा सभी उन्नति का मूल है। अगला प्रश्न देखते हैं। निज भाषा उन्नति यही सब उन्नति को मूल। ठीक है, यही जो भाव है वो इस पंक्ति में निकला है। यह पंक्ति किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हो जाएंगे। ऑप्शन देखे बिना भी हम इसे कह सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, अमीर खुसरो और गोपाल दास नीरज में इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले ये भी ध्यान जान लेते हैं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पंक्ति है इसके साथ साथ ये जान लेते हैं कि प्रातः समीरण जो है कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, ये सब कुछ जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं या जो भी फैक्ट दिए जा रहे हैं वो सब कुछ सरल इतिहास जो विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है उस पर आधारित है। आप अपनी पुस्तक खोलेंगे और वहाँ जिन जिन प्रश्नों को यहाँ पे बताया जा रहा है उसे क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो जो प्रातः समीरण कविता है वो किनकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारतेंदु और उनके मंडल के कवि कविता से किसका काम ले रहे थे? कविता का क्या ना काम ले रहे थे? नाटक का, चित्रकला का, गद्य का या संगीत का? तो भारतेंदु युग के जो उनके मंडल के जो कवि थे वो कविता से गद्य का काम ले रहे थे। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस युग के कवियों की भाषा में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बढ़ गया था? ऑप्शन है केवल उर्दू शब्द, तत्सम और देशी शब्द, केवल अंग्रेजी शब्द, केवल फारसी शब्द। तो इस युग की कविताओं में
तत्सम और देसी शब्दों का जो प्रयोग था वो बढ़ गया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, इस काल में खड़ी बोली की आवश्यकता किसके लिए अनुभव की जाने लगी? पहला ऑप्शन है गद्य लेखन, दूसरा काव्य भाषा अनुवाद और चौथा भाषण। तो इस काल में यानी खड़ी बोली जो है वो कविता के लिए प्रयुक्त होने लगी। किस काल में? यानी भारतेंदु युग के विषय में बात हो रही तो काव्य के लिए होने लगी। ठीक है, खड़ी बोली की आवश्यकता का अनुभव काव्य भाषा में के लिए होने लगी। किस काल में? भारतेंदु युग के या भारतेंदु काल में। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इस युग के कवियों ने लोक प्रचलित काव्य रूपों में से किनको अपनाया? अगला प्रश्न है, इस युग के कवियों ने लोक प्रचलित काव्य रूपों में से किनको अपनाया? पहला ऑप्शन है गज़ल और रुबाई, दूसरा है पहेली मुखड़िया, कविता और नाटक और चौपाई और सोटा। तो लोक प्रचलित काव्य रूपों में इन्होंने पहेली और मुखड़ियों को अपनाया है भारतेंदु युग में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार। ठीक है, पुस्तक से अगर आप मिलान करेंगे तो शीर्षक जो अगला है वो हमारा भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं। इन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न इससे बन रहा है वह है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1840, 50, 1868, 1885। उत्तर हो जाएगा 1850। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 73, 1873, 1880, 1885, 1890। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885, यानी 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में इनकी मृत्यु हुई। भारतेंदु का ये जो काल है ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सबसे कम आयु या कह सकते हैं वर्ष तक जीवित रहे और इन्होंने इतने ही कम समय में साहित्य में जो सेवाएं दी हैं वह अतुलनीय है या प्रशंसनीय कह सकते हैं। ठीक है, तो भारतेंदु की जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है? 1885। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 18 वर्ष की आयु में कौन सा नाटक बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया था? पहला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, दूसरा है विद्या सुंदर, तीसरा है चंद्रावली और चौथा है भारत दुर्दशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्या सुंदर, यानी 18 वर्ष की आयु में भारतेंदु ने विद्या सुंदर नाटक का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 50, 1850, 1868, 1873, 1874। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1868। कवि वचन सुधा पत्रिका के जो कह सकते हैं संपादक है वो भी कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, भारतेंदु है, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1868 हो जाएगा। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बालाबोधनी। ठीक है, ये जो 3-4 पत्रिकाएं हैं एक किससे संबंधित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। तो इस प्रश्न में पूछा गया है हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो 1873, 1868, 1874 और 1880। तो अभी जो हमने देख लिया 1868 किसका है? कवि वचन सुधा का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1873, यानी 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1868 में कवि वचन सुधा। दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। ठीक है, फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट में क्या है? हिंदी नई चाल में ढली, यानी इस पत्रिका में हमने देखा कि भारतेंदु ने हरिश्चंद्र ने क्या लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 के बाद। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा कि ये कोटेशन किसका है या किस पत्रिका में है तो पत्रिका का नाम हो जाएगा हरिश्चंद्र मैगजीन और जिन्होंने कहा है वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन का बाद में क्या नाम रखा गया? तो ऑप्शन है कवि वचन सुधा, बालाबोधनी, राष्ट्रमित्र और हरिश्चंद्र चंद्रिका। जैसा कि मैंने पहले बताया कवि वचन सुधा अलग पत्रिका है, बालाबोधनी अलग पत्रिका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन क्या बनकर हो गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। अगला देखते हैं। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, स्त्री शिक्षा के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो ये जो पत्रिका थी वह कौन सी है? देख लेते हैं ऑप्शन। भारत दुर्दशा है, भारत बालाबोधनी है, कश्मीर कुसुम है, चंद्रावली है। तो ऑप्शन में जो सही है वो है बालाबोधनी। ठीक है, पत्रिका है, बाकी सारी क्या है? रचनाएं हैं। तो पत्रिका में कौन हो जाएगी? बालाबोधनी हो जाएगी और स्त्री शिक्षा से संबंधित है। अगला देखते हैं। अगला है, अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो अंधेर नगरी जो रचना है वह हमें पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के इतिहास ग्रंथों में से कौन सा सही नहीं है? अबे यार, अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र
अंधेर नगरी कथा पे ये प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के इतिहास ग्रंथों में कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है बादशाह दर्पण, दूसरा है कश्मीर कुसुम, तीसरा है भारत दुर्दशा, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत दुर्दशा जो है इनका वह इतिहास ग्रंथ है। बादशाह दर्पण जो है वह इतिहास ग्रंथ है, कश्मीर कुसुम जो है वह भी इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1865 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहाँ की यात्रा की थी जिसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला? 1865 की बात है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यात्रा की थी, कहाँ की यात्रा की थी जिनसे उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा? प्रश्न में ऑप्शन जो दिया है वह है वाराणसी, दिल्ली, जगन्नाथपुरी और कोलकाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला फैक्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं, जिनमें अगर हम उनके मौलिक नाटकों की बात करें तो मौलिक नाटकों में वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशेष्य विश्वासतम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप और प्रेम जोगनी। तो ये समस्त जो नाटक हैं ये क्या है? भारतेंदु के मौलिक नाटक हैं। उनके अनुदित नाटकों की बात करें तो अनुदित नाटकों में विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। ठीक है, तो ये अनुदित नाटक हैं। तो मौलिक नाटक और अनुदित नाटक में कभी कभी आपको इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रस्तुत जो नाटक हैं इनमें से कितने भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं या अनुदित नाटक कितने हैं, उन्हें छांटने के लिए पूछा जा सकता है सवाल। तो मौलिक नाटक और अनुदित नाटक को आपको ध्यान से देखना है और उसे याद करना है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति क्या है? मौलिक नाटक है। चंद्रावली भी मौलिक नाटक है। विशेष विश्वमौसधम भी, और भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप, ये सभी क्या है? मौलिक नाटक है। अगला पॉइंट देखते हैं। इनके इतिहास ग्रंथों में बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम। ठीक है, ये हमने प्रश्न में भी देखा था कि इतिहास दर्पण और इतिहास ग्रंथ में बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के इतिहास ग्रंथ है। अगला जो है वो कहानी है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। आप यहाँ रह गया, ठीक है, तो कुछ आप बीती और कुछ जग बीती, ये क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहाँ के प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे थे? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, काशी और लखनऊ। इस प्रश्न का सही काशी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम इनका गिरधादास, हरिश्चंद्र, गोपाल चंद्र और रसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र। रसा हमने देखा था, रसा जो है वो उर्दू में जब वो रचना करते हैं या कविता लिखते हैं तब वो रसा उपनाम से लिखते हैं। हरिश्चंद्र इनका मूल नाम या वास्तविक नाम कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं? ऑप्शन है मध्यकाल, भारतेंदु युग, आधुनिक युग और भक्ति युग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख भूमिका क्या थी? वह केवल कवि थे, पत्रकार, नाटक, कवि और संपादक थे, केवल नाटककार थे, केवल अनुवादक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पत्रकार, नाटक, कवि और संपादक वो चारों थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के हम प्रमुख रचनाकारों को देख रहे हैं, जिनमें हमने पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ा। अब हम प्रताप नारायण मिश्र के रचनाओं और उनकी काव्य विशेषताओं के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है संगीत शकुंतल, भारत दुर्दशा, जुआरी कुंवारी, दूसरा है नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, तीसरा है रेल का विकट खेल और चौथा है बाल विवाह। तो इस प्रश्न का पहला संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा और जुआरी कुंवारी। भारत दुर्दशा के विषय में भी मैंने पहले पिछली वीडियो में बता दिया कि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी रचना है और प्रताप नारायण मिश्र की भी रचना है। इसके विषय में जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। फैक्ट में है संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा और जुआरी कुंवारी तो है ही इनकी रचना। अलग से अगर हम इनकी रचनाओं के और देखें तो इनमें हम कली कौतुक रूपक, हटी हमीर, गौ संकट, कली कौतुक रूपक और जुआरी कुंवारी को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रचनाएं हैं वो किनकी हैं? प्रताप नारायण मिश्र की हैं। संगीत शाकुंतल एक बार फिर से देख लें,
संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा, जुआरी कुंवारी, हट्टी हमीर, गौ संकट और कली कौतुक रूपक। ठीक है, तो ये 6 रचनाएं जो हैं वो प्रताप नारायण मिश्र की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र की आयु कितनी थी। तो इसमें हम देखते हैं 3 प्रश्न हैं, यानी प्रताप नारायण मिश्र का पहला जन्म पूछा जा सकता है, मृत्यु पूछा जा सकता है और उनकी आयु कितनी हुई थी। ठीक है, तो 1856 वर्ष की अगर हम बात करें, यानी कि वो कितने साल तक जीवित रहे, ये प्रश्न उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो 1856 में इनका जन्म हुआ था और 1894 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रश्न को अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन है वह 28, 38, 48 और 58 वर्ष। तो इसका सही 38 वर्ष, यानी 38 वर्ष तक वह जीवित रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 38 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र कौन सी पत्रिका निकालते थे। ऑप्शन है सरस्वती, ब्राह्मण, भारत मित्र और हितकारिणी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका जो है वह प्रताप नारायण मिश्र निकालते थे और इसका सही उत्तर बी है। ठीक है, अगला जो है वह प्रताप नारायण मिश्र का मनमौजीपन मुख्य रूप से किस रचना के रूप में दिखाई पड़ता है। तो यह है, अगर हम देखें इसका ऑप्शन, एक है महाकाव्य, दूसरा है निबंध, तीसरा गीत और चौथा नाटक। तो इनका जो मनमौजीपन और या फिर अगर हम कह सकते हैं चुलबुली और चटाकेदार जो भाषा का जो प्रयोग हुआ है वह किस विधा में हुआ है, तो वह हुआ है निबंध विधा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, निबंध विधा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नाटक प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है। पहला ऑप्शन है भारत दुर्दशा, दूसरा हट्टी हमीर, तीसरा गौ संकट और चौथा गोदान। तो जो गोदान है वह जो प्रताप नारायण मिश्र की रचना नहीं है। भारत दुर्दशा है, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि यह दोनों रचनाएं, मतलब यह जो रचना है यह 2 लेखकों की है, प्रताप नारायण मिश्र और दूसरे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इससे आप ऑप्शन से डिडक्ट नहीं करेंगे जब पूछा जाएगा कि कौन सी रचना है कौन सी नहीं है। ठीक है, हट्टी हमीर भी इनकी रचना है, गौ संकट भी है, गोदान नहीं है। ठीक है, कली कौतुक भी हमने पढ़ा था, संयोगिता स्वयंवर भी पढ़ा था। तो वो सभी रचनाएं जो हैं वो क्या है? प्रताप नारायण मिश्र की हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र ने लोक प्रचलित काव्य शैलियों का उपयोग किया है। तो प्रताप नारायण मिश्र के विषय में हमने पिछली ही वीडियो में देखा था कि उन्होंने आल्हा और लावणी इन 2 छंदों में क्या किया है? प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। तो इन 2 छंदों का उपयोग किया है, आल्हा और लावणी, यानी इन 2 शैलियों का कह सकते हैं प्रयोग किया है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं में किस प्रकार की समस्याओं का चित्रण मिलता है। ऑप्शन है केवल धार्मिक समस्याएं, दूसरा है केवल राजनीतिक समस्याएं, तीसरा है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याएं और केवल हास्यमय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है बालकृष्ण भट्ट को लेकर, यानी पहले हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ा, फिर हमने प्रताप नारायण मिश्र को देखा, अब हम किसे देख रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट को। तो भारतेंदु मंडल कह सकते हैं, उसके जितने भी लेखक हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न जो है भारतेंदु मंडल के जो तीसरे जो रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, उनके विषय में है। वो पूछ रहे हैं, मतलब इस प्रश्न को पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस प्रकार की पत्रिका निकालते थे। तो इस प्रश्न में भी हम 3 प्रश्न देखते हैं, यानी उनका पहला जन्म देख सकते हैं, दूसरा मृत्यु देख सकते हैं और पत्रिका जो निकालते थे उसका नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वह है 1844 और उनकी जो मृत्यु हुई है वह 1914। ठीक है, 1844 और 1914। ऑप्शन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम पत्रिका निकालते थे, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और सांस्कृतिक। तो ब्राह्मण पत्रिका भी हमने पढ़ा कि प्रताप नारायण मिश्र का है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हिंदी प्रदीप है। हिंदी प्रदीप किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फैक्ट के विषय में देखें तो फैक्ट में आया है इनकी जो रचना है, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वह कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन। ये चारों जो नाटक है वह किनके हैं? बालकृष्ण भट्ट के हैं। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट, बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट और चंद्रसेन बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र किस भाषा में आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यह भाषा है हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु मंडल क्या था।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का पारिवारिक समूह, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में साहित्यिक लेखक और कवियों का समूह, राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में साहित्यिक लेखक और कवियों का समूह है। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है गोपाल चंद, दूसरा है प्रताप नारायण, तीसरा है बालकृष्ण और चौथा है अमित चंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल चंद। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। तो पहले हमने भारतेंदु को देखा, फिर हमने प्रताप नारायण मिश्र को देखा, फिर हमने बालकृष्ण भट्ट को देखा। अब हम देख रहे हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को। ठीक है, प्रश्न है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन है 1 सितंबर 1855 मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, दूसरा है 15 अगस्त 1850 वाराणसी, तीसरा है 12 मार्च 1922 कानपुर, चौथा है 1 जनवरी 1860 लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 सितंबर, यानी अगर पूछा जाए जन्म कब हुआ था तो 1 सितंबर को 1855 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। प्रेमगन कहाँ के थे? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमगन यानी जिनका समय 1855 से 1922 है, अपने साहित्य में किस कवि को अपना आदर्श मानते थे? तो प्रेमगन जो है, इनका जो जन्म है वो 1855 है, अभी हमने देख लिया। 1922 में इनकी मृत्यु हुई है। और ये अपने साहित्य में किस कवि को अपना आदर्श मानते थे? तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन में है तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मीराबाई और कबीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रेमगन जी कौन से क्षेत्रों में सक्रिय थे? इसका ऑप्शन देखते हैं। निबंधकार, नाटककार, कवि, समीक्षक, दूसरा है अधिकारी, व्यापारी, नाटककार, तीसरा है वैज्ञानिक, कवि, चौथा है चित्रकार और नाटककार। अगला तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक के रूप में प्रेमगन जी सक्रिय थे। अगला प्रश्न है प्रेमगन जी द्वारा पत्रिका निकाली जाती थी। ऑप्शन है आनंद कादंबनी, हिंदी कविता, साहित्य दर्शन और नवभारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी कादंबनी। ठीक है, हिंदी कादंबनी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रेमगन द्वारा निकाली गई पत्रिका है आनंद कादंबनी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमगन जी का प्रसिद्ध काव्य जीर्ण जनपद किस विषय पर आधारित है? ठीक है, तो पहला जो है वह क्या है कि प्रेमगन जी का प्रसिद्ध काव्य कौन है? जीर्ण जनपद। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीर्ण जनपद किनकी रचना है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है। और इसमें किस विषय पर आधारित है? तो ऑप्शन है शहरी जीवन, दूसरा ग्रामीण जीवन का यथार्थ, तीसरा है मिथकीय कथाएं और चौथा है ऐतिहासिक घटनाएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीर्ण जनपद जो है वह क्या है? ग्रामीण जीवन का यथार्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से थे? ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित राधाचरण गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है रविन्द्रनाथ ठाकुर, माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा है सूरदास पातिशाह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह और राधाचरण गोस्वामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है प्रेमगन जी के प्रसिद्ध नाटकों में कौन कौन से हैं? तो प्रेमगन जी के यानी बद्रीनारायण चौधरी के अन्य नाटकों में देखें तो भारत सौभाग्य है और प्रयाग रामागमन है। ठीक है, तो पूछा जाएगा अगर कि भारत सौभाग्य किसकी रचना है तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की है, या प्रयाग रामागमन पूछा जाएगा तो यह भी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है। इसके बाद हम जो द्विवेदी युग है वो कंप्लीट करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।